यूएस जो पूरी दुनिया को अपने काबू में रखता है, उसे 100 गुना ज्यादा छोटा देश इजराइल एक कठपुतली बना के अपने काबू में रखता है। Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that land shall be Israel's land forever. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. Israel issue is not a political issue, it's a Bible issue. यानी कि इजराइल का मुद्दा पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये एक धार्मिक मुद्दा है। ये बात यूएस के हर इवेंजलिस्ट यानी कि स्पिरिचुअल लीडर्स अपनी जनता को बताते हैं। अब आई नो ये सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आपको प्रूफ करके बताता हूं। यूएस मजबूर है इजराइल की हर एक बात मानने के लिए। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जिन चीजों के लिए अमेरिका दूसरे देशों को क्रिटिसाइज करता है, उन्हीं चीजों के लिए वो इजराइल को खुलेआम अप्रिशिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस ने रशिया को क्रिमिया और डॉनबास इन्वेजन के लिए भर भर के क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वहीं पर उसने इजराइल के गाजा इन्वेजन को सेल्फ डिफेंस बताकर उसे सपोर्ट किया। So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. यूएस ने सऊदी से यमन वॉर के लिए सपोर्ट खींच लिया, ये बोल के कि उस वॉर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। We are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen. लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया के प्रेशराइज करने के बावजूद यूएस ने गाजा में मरे हुए पैलेस्टीनियंस को एक जेनोसाइड बोलने से मना कर दिया। What's happening is not genocide. We reject that. चाइना को तो यूएस सीधे सीधे धमकी दे देता है कि अगर चाइना ने ताइवान को छूने की भी कोशिश की तो हम उस पर हमला कर देंगे। You willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. पर वहीं पर वेस्ट बैंक में जो एरियाज इजराइल ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उस पर यूएस की बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, एक इजरायली एनजीओ के चीफ स्टीव रोजन ने एक बात ओपनली कह दी थी कि मैं अगर खाली रुमाल भी दे दूं ना, तो 24 घंटों में 70 सेनेटर्स यानी कि अमेरिकन एमपीज उस रुमाल पर अपनी साइन करके मुझे वापस दे देंगे। और यह बात बोल रहा है एक इजरायली एनजीओ का चीफ। आज यूएस में इजराइल की ये पोजीशनिंग है, इजरायली एनजीओस का तक अमेरिका में इतना स्ट्रांग होल्ड है कि वो तो सीधे सीधे एंटी इजराइल कैंडिडेट को इलेक्शंस में ही हरवा देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को वो ओपनली ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स में छाती ठोकते हुए एक्सेप्ट भी करते हैं, और फिर भी यूएस उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। लेकिन आखिर क्यों यूएस इजराइल के लिए इतना पार्शियल क्यों है? वो यूएस जो पूरी दुनिया के सामने पीस और ह्यूमन राइट्स का एक मसीहा बनता है, उसकी बोलती इजराइल के सामने एकदम से बंद की हो जाती है। वेल, द रीजन इज बिकॉज इजराइल ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका में अपनी लॉबी डिप्लोमेसी बिठा के रखी हुई है। मतलब इजराइल यूएस के यूनिवर्सिटी से लेकर यूएस के मीडिया तक, उनके कार्टून से लेकर वहां की गवर्नमेंट तक, बेसिकली हर एक अमेरिकन में इजराइल ने अपना ऐसा इन्फ्लुएंस, अपना प्रोपोगेंडा बिठा के रखा हुआ है, जिससे इजराइल जो चाहे वो यूएस से आसानी से करवा लेता है। अब चलो, लॉबी डिप्लोमेसी के बारे में तो हमने थोड़ा बात कर लिया, लेकिन एक और एक तरीका है जिससे इजराइल यूएस को कंट्रोल करता है, और वो है डायरेक्टली यूएस के ही प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना। यस, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट ये बात तो खुद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक ओपन लेटर लिखकर दुनिया को बताई थी। अब इजराइल एग्जैक्टली किस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करता है, इसके बारे में हम कुछ ही मिनटों बाद बात करेंगे, बट सबसे पहले शुरुआत करते एकदम बेस से, जो है लॉबी डिप्लोमेसी, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की अमेरिकन सिटीजन्स, उनके बच्चों में अपने प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवा के। इनफैक्ट ये वहां पर इस हद तक होता है कि आज यूएस के बच्चे बच्चे तक कार्टून्स में इजराइल की हिस्ट्री पढ़ते हैं। वहां की फेमस कार्टून सीरीज सुपर बुक ही देख लो, इस पूरे सीरीज में यही बताया गया है कि इजराइल और ज्यूइश हिस्ट्री कितनी महान है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो इस सीरीज का एपिसोड नंबर 24 सीधे सीधे ये बताता है कि जेरूसलम में शुरू से ही ज्यूज रहा करते थे, जिन्हें काफी ज्यादा पर्सिक्यूट किया गया था, और इसीलिए जो उस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, वो जेरूसलम को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी एक वॉल बनाने की प्लानिंग करता है। The work was hard and sweet, for it was to protect their own city, their houses, and the great and holy Jewish temple. ये बेसिकली सभी अमेरिकन के लिए एक साइलेंट मैसेज है कि इजराइल को उसके नेबर्स से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही एक और एक सीरीज है प्रिंस ऑफ इजिप्ट करके, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी बताई गई है। इजिप्ट का फैरो यानी कि राजा ज्यूस को पर्सिक्यूट करता है,
और फिर मोजेस जो इस सीरीज के मेन कैरेक्टर है वो आके इजिप्ट में ज्यूस को वापस से रीसेटल करवाते हैं। सो बेसिकली कार्टून्स को निशाना बना के अमेरिकन्स के दिमाग में बचपन से ही इजराइल के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवाया गया है ताकि कल को ज्यूस के खिलाफ कुछ भी हो, अमेरिका और वहां की जनता की सिंपैथी हमेशा इजराइल के साथ ही हो। अब नेक्स्ट, किसी भी देश की आइडियोलॉजीज का गढ़ होती है वहां की यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी लेवल पर ही पहुंचकर बच्चा पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर भी होता है, देश और विदेश के डायनामिक्स समझने लगता है और बेसिकली उनका आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन यूनिवर्सिटीज ही शेप करती है। और साथ ही में यूनिवर्सिटी लेवल में ही बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स और एसोसिएशंस बनना शुरू हो जाते हैं जो बच्चों को लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी वाले लोगों से मिलवाते हैं और उनकी सोच को, उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और इसीलिए इजराइल ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। ये लिस्ट देखना जरा, इसमें कम से कम 10 से 15 पूरे दुनिया के टॉप पब्लिकेशन हाउसेस का नाम है, इंक्लूडिंग मार्केट लीडर्स इन एजुकेशन लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एजुकेशन, मैकग्रॉ हिल और पियर्सन। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये सारे कंपनीज एक इजरायली ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर अपने पब्लिकेशंस में एक सॉफ्ट प्रो ज्यूइश प्रोपेगेंडा पब्लिश करते हैं। मतलब बेसिकली वो हिस्ट्री को कहीं ना कहीं इजराइल के एंगल से, इजराइल के पर्सपेक्टिव से नरेट करते हैं। ज्यूस की हिस्ट्री, इजराइल की हिस्ट्री, ज्यूस के परसिक्यूशन की स्टोरीज रेगुलरली पब्लिश करते रहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ करिकुलम सर्विसेज और इस रिपोर्ट ने अपने क्लेम्स को बैक करने के लिए काफी सारे प्रूफ्स भी दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स में मेंशन्ड है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर इन पब्लिकेशन हाउसेस ने अपने बुक से पैलेस्टीन और वेस्ट बैंक का जिक्र ही डिलीट कर दिया था। इनफैक्ट ये तो पैलेस्टीन वर्ड को ही हटाकर उसे जूडा बोलने लगे थे, जिसका मतलब होता है एंशिएंट इजराइलाइट किंगडम। और सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरी कि वेस्ट बैंक में ज्यूज ने आके पैलेस्टीनियंस के लैंड को ऑक्यूपाई किया, इस स्टोरी को नैरेट करते वक्त उन्होंने चेंज करके यह कह दिया कि ज्यूज ने और ज्यादा तादाद में वेस्ट बैंक पे ऑलरेडी रह रहे ज्यूज को ज्वाइन किया। फिर 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक को कैप्चर किया था। इस हिस्ट्री को तक इसी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर ही बुक से डिलीट कर दिया गया था। बेसिकली आईसीएस ने यूएस हिस्ट्री बुक से इजराइल की हिस्ट्री ही बदल दी है लिटरली, और ऐसा नैरेटिव सेट कर लिया कि इजराइल की जमीन हमेशा से ज्यूज की ही थी और ज्यूज हमेशा से अलग अलग देशों से परसिक्यूट होते आ रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से यही आईसीएस हेवीली फंडेड है इजराइल से और इनका मिशन है पूरे दुनिया में एक प्रो ज्यूइश हिस्ट्री प्रोपोगेट करना। यही नहीं, आज यूएस के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे 20% प्रोफेसर्स भी ज्यूज है। कैन यू बिलीव दैट? हम ये बात जानते ही है कि टीचर्स बचपन से ही बच्चों का आइडियोलॉजिकल व्यूज शेप करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये ज्यूइश प्रोफेसर्स ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चों को प्रो इजराइल हिस्ट्री पढ़ाया जाए और यूएस के यूनिवर्सिटीज में एंटी इजराइल कोई भी बात ना हो। लेकिन अगर लेट्स से हो भी जाए तो इजराइल के पास एक दूसरा तरीका भी है, फंडिंग। हमें कई सारे ऐसे भी लिंक्स मिले हैं जिसमें बड़े बड़े ज्यूइश अमेरिकन बिलियनर्स खुद इन यूएस यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देते हैं, या फिर कई ज्यूज तो यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स और ट्रस्टीज भी होते हैं जो सारे यही इंश्योर करते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी इजराइल एक्टिविटी ना हो। जैसे अप्रैल 17 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाजा सॉलिडारिटी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, लेकिन उसे दबाने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मिनोश शफीक, जो कि खुद एक ज्यू है, इन्होंने पुलिस को बुलाकर इन प्रोटेस्टर्स को बाहर निकलवाकर प्रोटेस्ट को शांत करवा दिया था। अब रिसेंटली बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था ना, उसमें भी यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स का ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट था, और ये बात इजराइल भी बहुत अच्छे से जानता है और इसीलिए इजराइल ने ठीक वहीं पर निशाना लगाया। अब हाउ कैन वी फॉरगेट हॉलीवुड? अकेले हॉलीवुड को अगर किसी ने क्रैक कर लिया ना, तो 195 देशों में आपके देश का प्रोपोगेंडा वायरल हो जाएगा, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज ऑलमोस्ट पूरे दुनिया के सभी देशों में देखी जाती है। अब ये बात हम जानते हैं तो क्या इजराइल नहीं जानता होगा? जरा इन मूवीज को देखो। 1960 की एक्सोडस, ये स्टोरी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यूइश रेफ्यूजीज के पैलेस्टीन पहुंचने के स्ट्रगल और इजराइल के जन्म की कहानी बयां करती है। म्यूनिक, इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है 1972 में हुए एक हॉरिफिक हादसे पर, जहां पर इजराइल से म्यूनिक ओलंपिक्स के लिए 8 प्लेयर्स गए थे, लेकिन पैलेस्टीन के एक मिलिटेंट ग्रुप ने वहां उनके सारे प्लेयर्स को जान से मार डाला। तो मूवी में इजराइल कैसे अपना बदला लेता है पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप से, इस बात को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। नेक्स्ट मूवी द सीज, जो कि 1990
1998 में बनी एक मूवी है जो ये दर्शाती है कि कैसे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए, स्पेशली अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मूवी में न्यूयॉर्क सिटी पर एक फिक्शनल टेररिस्ट अटैक होते हुए बताया गया और फिर ग्लोरीफाई किया गया कि कैसे अमेरिका ने अपना बदला लिया इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। वॉल्ट्स विद बशीर, इस मूवी में भी 1982 के लेबनान वॉर के बारे में बताया गया है, जहां पर भी मूवी का प्लॉट कुछ वैसा ही है कि लेबनान ने इजराइल पर अटैक किया और फिर इजराइल ने अपना बदला कैसे निकाला। और ऑस्कर विनिंग मूवी शिंडलर्स लिस्ट को कौन भूल सकता है, सारी दुनिया ने इसे देखा है, जिसमें बहुत ही विजुअली बताया गया कि 1930s में जो हॉलोकॉस्ट हुआ था ना, उसमें नाज़ीज ने ज्यूस का कैसे एक मास परसिक्यूशन किया, उनका जेनोसाइड कैसा किया गया। ऐसे कई सारे मूवीज है, तो कुछ के नाम हमने बताए। इन सारे मूवीज में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है। नंबर 1, प्रो इजराइल सेंटिमेंट्स, यानी कि इजराइल के लिए भर भर के सिंपैथी। नंबर 2, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इजराइल एज द बिगेस्ट सुपर पावर। और तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे मूवीज के डायरेक्टर्स अमेरिकन्स हैं जो बाय रिलीजन ज्यूइश है, और ये अकेले नहीं है। क्या आप बिलीव करोगे, हॉलीवुड के 59% राइटर्स और डायरेक्टर्स सारे के सारे ज्यूइश हैं। प्लस एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका की 4 मेजर फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज के ओनर्स भी ज्यूज हैं। मतलब एक तरह से हॉलीवुड की बाकी मूवीज में भी किसी में साइलेंटली तो किसी में एक्टिवली प्रो इजराइल सेंटिमेंट्स प्रोपोगेट किए जाते हैं, जिससे टारगेटेड मैसेज, इजराइल के लिए टारगेटेड सिंपैथी सिर्फ अमेरिकन तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 195 देशों तक फैल जाती है। आज तक ग्लोबली अमेरिकन न्यूज को वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल न्यूज सोर्सेज माना जाता है। आपने कितने ही बार देखा होगा कि हमारे इंडियन मीडिया भी अमेरिकन न्यूज को ही कोट करते हैं। सो अब यहां पर इजराइल ने क्या किया ना, जरा देखना। द इंटरसेप्ट नाम की अमेरिकन न्यूज एजेंसी ने ही अपने एक रिपोर्ट में एक्सपोज किया था कि कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और लॉस एंजलिस टाइम्स जैसे कंपनीज में इजराइल ने अपना एक अच्छा खासा कंट्रोल बना के रखा हुआ है। उसी रिपोर्ट के हिसाब से करंटली शुरू इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इन्हीं न्यूज आउटलेट्स ने पैलेस्टीनियंस की कैजुअलिटीज को कम बताकर इजरायलीज की डेथ को ज्यादा हाइप किया था। फिर द न्यू रिपब्लिक की रिपोर्ट के हिसाब से तो CNN, ABC और NBC के न्यूज चैनल्स में क्या पब्लिश होगा और क्या नहीं, ये सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में है। CNN ने तो 2023 के इजराइल हमास वॉर को लेकर जो कुछ भी कवर किया था ना, वो सब कुछ डायरेक्टली इजरायली डिफेंस फोर्सेस से अप्रूव करवा के ही पब्लिश किया था। अब ये सब कुछ भी कम था कि शॉकिंगली यूएस के बड़े से बड़े न्यूज आउटलेट्स में जो राइटर्स हैं, उसमें से भी 61 राइटर्स सारे के सारे प्रो इजरायली हैं। उनके टॉप 3 न्यूज मीडिया कंपनीज के CEOs भी ज्यूइश है। इनफैक्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओनर खुद भी एक ज्यू है। सो जिन न्यूज मीडिया आउटलेट को पूरी दुनिया फॉलो करती है, जो किसी भी मुद्दे में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव सेट करते हैं, वहां तक इजराइल ने अपनी पकड़ बना के रखी हुई है। एंड दिस इज रियली कमेंडेबल, बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। इजराइल की अगली स्ट्रैटेजी सुन के तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। देखो, क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, राइट? दुनिया में सबसे ज्यादा लोग और सबसे ज्यादा नेशंस क्रिश्चियंस ही तो है। तो इजराइल ने ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जिससे एक तीर में इन्होंने इन सारे देशों को अपने साइड कर लिया। एक हिंट दूं, यही स्ट्रैटेजी कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं अपने मकसद के लिए। यस, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। ऑफ कोर्स इजराइल के केस में मेरे हिसाब से ये काफी पॉजिटिवली यूज किया गया है। जरा इसे देखो, बाइबल के जेनेसिस 12 में ही लिखा है कि गॉड ने ज्यूस को इजराइल की जमीन प्रॉमिस की है, और इसीलिए हर क्रिश्चियन का यह धर्म बनता है कि वो इजराइल को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करे। अब अमेरिकन में ना यही बिब्लिकल नैरेटिव स्ट्रांगली मेंटेन रहे, ये मेक श्योर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। ये लोग तो खुलेआम अपने वेबसाइट्स पर लिखते हैं कि इनका मिशन ही यही है कि ये कम्युनिटी लेवल पर, मीडिया में, कैंपस लेवल पर और गवर्नमेंट में तक एक प्रो इजराइल और प्रो ज्यूइश सपोर्ट फैलाना चाहते हैं और इसके एंटी नैरेटिव्स को खत्म करेंगे। अब जैसे आपको पता है, जब बात आती है धर्म पे, तो वहां पर कोई भी लॉजिक काम नहीं करता। लोग धर्म के नाम पर मरने और मारने तक को राजी हो जाते हैं। तो ज्यूस का भला सोचना और उनकी कौम और उनके देश इजराइल को प्रोटेक्ट करना, उनके हक के लिए लड़ना, ये कौन सी बड़ी बात है? और जैसे कि मैंने पहले बताया, दुनिया में 2.3 बिलियन लोग क्रिश्चियंस हैं। सो बेसिकली धर्म के एक इंटरप्रिटेशन से इजराइल ने सीधा 31.6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के दिल में अपने प्रति सिंपैथी डेवलप कर ली। अब जब सारी जनता आपके साइड में है, तो पॉलिटिशियंस को भी तो झक मार के आपकी ही सुननी पड़ेगी। वोट बैंक पॉलिटिक्स इसे ही तो कहते हैं। बट इजराइल का गेम सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, उससे भी आगे जाता है। यूएस के इलेक्शंस में भी
इजराइल का इस हद तक इंफ्लुएंस है कि आज यूएस में सरकार चाहे जिस भी पार्टी की हो, हर पार्टी को प्रो इजराइल पॉलिसीज बनानी ही पड़ती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम आप खुद ही देख लो। इस इजरायली ऑर्गेनाइजेशन ने ओपनली ट्वीट किया कि उन्होंने एंटी इजराइल कैंडिडेट को इलेक्शंस में हरवा दिया। यही नहीं, इसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ स्टीव रोजन ने एक बार यह भी कहा था कि मैं अगर खाली रुमाल भी दे दूं ना तो 24 घंटों में 70 सेनेटर्स यानी कि उनके अमेरिकन एमपीज उस पर ऐसे ही साइन करके वापस दे देंगे। मतलब बेसिकली वो ये दर्शा रहे हैं कि यूएस पार्लियामेंट से वो जो चाहे पास करवाने की ताकत रखते हैं, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन तो बस सिर्फ एक एनजीओ है। कैन यू बिलीव कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी होगी इजराइल की। लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई आसान काम नहीं है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी काम नहीं है। एक्चुअली में गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने का काम करती है 51 प्रो इजरायली ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें से अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी AIPAC को तो इजराइल की स्पाई एजेंसी भी बुलाया जाता है। अब ये लोग ना दो तरीकों से गवर्नमेंट पर कंट्रोल करते हैं। नंबर 1, कैंडिडेट्स को हेवी फंडिंग्स देकर उन्हें इलेक्शंस में जिताकर, और फिर उसी कैंडिडेट को प्रो इजरायली पॉलिसीज को सपोर्ट करने बोलते हैं। और अगर इसके बाद भी कोई यूएस का मिनिस्टर बात नहीं माने तो ये लोग सीधा आर्म ट्विस्टिंग करने पर भी रिजॉर्ट करने लगते हैं। और नहीं, ये मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं या ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। मेरे पास 2 रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं जहां पर इजराइल ने लिटरली यूएस प्रेसिडेंट्स को बात नहीं मानने पर ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाया था। एक इंसिडेंट तो क्लिंटन इंक नाम की एक बुक में ही मेंशन्ड है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने धमकाया था अपने एक ज्यूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट जोनाथन पोलार्ड को छुड़वाने के लिए, जिन्हें यूएस ने फांसी की सजा सुनवा दी थी। इजराइल ने बिल क्लिंटन की उनके इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ इंटीमेट बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने इजराइल की बात नहीं मानी तो वो इस रिकॉर्डिंग को वायरल कर देंगे। सेम ब्लैकमेलिंग के आरोप यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी एक बार ओपन लेटर लिखकर इजराइल पर लगाया था। उन्होंने भी पब्लिकली शेयर किया कि इजराइल ऑलमोस्ट पूरे यूएस के कॉल्स को टैप करता है और टेप करता है, मतलब आम इंसान से लेकर प्रेसिडेंट तक के, और उनका इस्तेमाल करके वो यूएस को ब्लैकमेल करता है। मतलब जरा सोचो, यूएस जैसे एक सुपर पावर के कार्टून से लेकर न्यूज मीडिया तक, यूनिवर्सिटी से लेकर डायरेक्टली गवर्नमेंटल लेवल तक अगर इजराइल अपनी जड़ें मजबूत कर पा रहा है तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, जिसका एग्जीक्यूशन भी इजराइल के हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक ब्यूरोक्रेट, हर एक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही उम्दा तरीके से किया है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि देश भर के, दुनिया भर के मोस्टली हर एक ज्यू ने इसमें इजराइल का साथ दिया है। मतलब इनके स्ट्रैटेजी को जरा देखो, लिटरली ऐसा लगता है कि दुनिया भर के सारे ज्यूज एक साथ एक कमरे में मिले, बैठकर अच्छे से प्लान किया है, जो ऑफ कोर्स impossible है, right? So then how did Israel make this seemingly impossible task possible?